पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पे चीन की तैयारियों को देखते हुए भारतीय सेना ने भी कमर कस ली है। सैनिकों, हथियारों के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया गया है ताकि चीन के किसी भी दुस्साहस का माकूल जवाब दिया जा सके। टैंक और तोप को दुश्मन की निगाहों से बचाने के लिए पहली बार 3D परमानेंट डिफेंस बंकर्स बनाए गए। सैनिकों के लिए मॉड्यूलर शेल्टर बनाए गए। गलवान घाटी से सटी DSDBO रोड पर टैंक वाले पुल और नए एयरफील्ड तैयार किए जा रहे हैं। अब चाहे LAC पर चीनी सैनिकों के साथ दो हाथ हो या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फुल फ्लेज्ड वॉर, हालात कैसे भी हों, परिस्थितियां कैसी भी हों, ऑल टाइम बैटल रेडी हैं भारतीय सेना के सूरमा और ग्राउंड पर तत्काल हमले की तैयारी पूरी है भारतीय सेना की। दिल्ली से 9000 किलोमीटर दूर भले ही प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई है, भले ही इस मुलाकात से दोनों देशों के बीच जमी बर्फ पिघल जाए, लेकिन अब भारत सीमा पर किसी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर चीन की तैयारियों को देखते हुए भारतीय सेना ने भी अपनी तैयारियों को धार दे दी है। एक ओर चीन के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है, तो दूसरी ओर दुश्मन देश से अपनी रक्षा साजो सामान को सुरक्षित रखने के लिए भी युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। भारतीय सेना लद्दाख में नई सड़कों और टनल को बनाने में जुटी है। कई निर्माण कार्य पूरे भी हो चुके हैं। रक्षा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने ईस्टर्न सेक्टर में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है जिसमें 450 टैंक और 22,000 सैनिकों को ठहराया जा सकता है। टैंक और तोप को दुश्मन की निगाहों से बचाने के लिए पहली बार 3D परमानेंट डिफेंस बंकर बनाए जा रहे हैं जिसमें सैनिकों और वाहनों को रखा जा सकता है। 3D प्रिंटिंग तकनीक से बने स्ट्रक्चर की खासियत यह है कि बेहद कम समय में अभेद्य बंकर बनाया जा सकता है। इन बंकरों पर छोटी बंदूकों के साथ साथ T-90 टैंक की मुख्य बंदूक के वार का भी कोई असर नहीं होता है। T-90 टैंक से अगर 100 मीटर की दूरी से भी हमला किया जाए तो भी बंकरों पर कोई असर नहीं होता। ऐसे निर्माण को 36 से 48 घंटे में किया जा सकता है। इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। इसके साथ ही 24,000 सैनिकों के लिए मॉड्यूलर शेल्टर खड़े किए जा रहे हैं। इन मॉड्यूलर शेल्टर की खासियत यह है कि -20 डिग्री की कड़कड़ाती सर्दी भी इन्हें भेद नहीं पाती। शेल्टर के अंदर हर वक्त 15 डिग्री की गर्मी रहती है। ये ऐसे शेल्टर हैं जिन्हें एक हफ्ते के भीतर खड़ा कर लिया जाता है और जरूरत के मुताबिक इन्हें दूसरी जगह ले जाने में भी किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होती। जंग के मोर्चे पर युद्धक टैंकों को तत्काल पहुंचाने के लिए गलवान घाटी से सटी DSDBO रोड पर टैंक वाले पुल और नए एयरफील्ड तैयार किए जा रहे हैं। पेंगोंग तशो झील में पेट्रोलिंग के लिए तो भारतीय सेना ने चीन की तैयारियों की मैचिंग पूरी कर ली है। यहां पेट्रोलिंग को और भी मजबूत बनाया गया है। इसके लिए भारतीय सेना की इंजीनियरिंग टीम ने नए लैंडिंग क्राफ्ट बनाए हैं। ये लैंडिंग क्राफ्ट एक साथ 35 सैनिकों को ले जाने में सक्षम है, यानी जमीन पर चीन से किसी भी सूरत में भारत पीछे नहीं है। ये वही पेंगोंग झील का इलाका है जिसका हिस्सा भारत और चीन दोनों में है। 5 मई 2020 को पेंगोंग झील क्षेत्र में हिंसक झड़प के बाद पूर्वी लद्दाख सीमा पर गतिरोध शुरू हो गया था। तब से भारत चीन के सैनिकों को पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास एक दूसरे के विपरीत तैनात किया गया है। अब भारत और चीन पेंगोंग त्सो लेक के दोनों किनारों से सैनिकों को हटा भी चुके हैं। भारतीय बॉर्डर पर सुरंगों, गुफाओं और भूमिगत गोला बारूद के भंडार का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। फिलहाल यहां 9 सुरंगों का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें 2.535 किलोमीटर लंबी सेला सुरंग शामिल है। पूरी होने के बाद ये दुनिया की सबसे ऊंची 2 लेन वाली सुरंग होगी।
11 और सुरंगों की योजना भी बनाई जा रही है। साथ ही सेना 35 छोटे बड़े ब्रिज बनाने की तैयारी में है। ये पुल स्थायी या बड़े बेली ब्रिज होंगे। 70 टन वजनी सैन्य उपकरण, टैंक आसानी से इन पर से गुजर सकेंगे। साफ है कि जमीन पर भारतीय सेना के जाबाज जवान चीन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैनात हैं। उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार हैं। तो आसमान में वायुसेना के विमानों से चीनी सैनिकों की गतिविधियों पर निगाह चौकस है। यानी अब चीन की हर चाल का मुकम्मल जवाब देने की मुकम्मल तैयारी है। चीन के खिलाफ भारत का चक्रव्यूह पूरी तरह से तैयार है, जिसे भेद पाना चीन के लिए मुमकिन नहीं। मंजीत सिंह नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय फौज मुकम्मल तौर पर अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है। अब बात करते हैं चांद पर फतह पाने की दिशा में। आज देखिए, नासा इतिहास रचने जा रहा है। नासा आज मून मिशन आर्टेमिस 1 को लॉन्च करने जा रहा है। इस मिशन को लॉन्च करने का ये तीसरा प्रयास है। इससे पहले 2 बार खराब मौसम की वजह से इस लॉन्च की तारीख को टालना पड़ गया था। आज नासा इसे लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर चुका है। अमेरिका के जॉनसन स्पेस स्टेशन में नासा का रॉकेट उड़ान भरने के लिए तैयार है। रॉकेट में ईंधन भरा जा चुका है। बड़ी ही बेसब्री से ये मिशन चांद पर इंसान को पहुंचाने के लिए बेहद खास है। आर्टेमिस 1 में कोई अंतरिक्ष यात्री तो नहीं, लेकिन ये मिशन इंसान को चांद तक पहुंचाने के लिए बेहद खास माना जा रहा है। आखिर क्यों इस उड़ान को ऐतिहासिक माना जा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए जान लेते हैं। अनंत आकाश में ये उड़ान ऐतिहासिक है। ये उड़ान नासा के मून मिशन को कामयाब बनाने की बुनियाद है। नासा का आर्टेमिस 1 आज चांद के सफर पर रवाना हो गया। अमेरिका के ह्यूस्टन में जॉनसन स्पेस स्टेशन से आर्टेमिस ने अपने सफर की शुरुआत की। इसके पूरे सफर पर नजर रखने की जिम्मेदारी कैनेडी स्पेस सेंटर और मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर संभालेंगे। नासा ने 53 साल बाद अपने मून मिशन आर्टेमिस के जरिए इंसानों को दोबारा चांद पर भेजने की योजना बनाई है। आर्टेमिस 1 में कोई एस्ट्रोनॉट नहीं है, लेकिन भविष्य में एस्ट्रोनॉट को चांद की सतह तक पहुंचाने के लिए यह मिशन बेहद अहम है। आर्टेमिस 1 का कामयाब सफर वैज्ञानिकों के लिए अंतरिक्ष में नई राह खोलेगा। इस राह पर चलकर ही भविष्य में एक बार फिर इंसानों के कदम चांद पर पड़ेंगे। नासा की कोशिश है कि ये चांद का सफर एस्ट्रोनॉट्स के लिए पूरी तरह महफूज हो। यही वजह है कि नासा ने अपने मून मिशन को आर्टेमिस 1, 2 और 3 के जरिए 3 स्टेज में पूरा करने की योजना बनाई है। आर्टेमिस 1 को नासा एक टेस्ट फ्लाइट के तौर पर देख रहा है। इस मिशन के लिए नासा ने अपने नए ताकतवर स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS मेगा रॉकेट का इस्तेमाल किया है। मिशन का मकसद ये जानना है कि नया रॉकेट धरती से चांद के सफर के लिए कितना कारगर साबित होता है। इसके साथ ही आर्टेमिस 1 से मिले डेटा से ये तय किया जाएगा कि चांद के पास पहुंचना एस्ट्रोनॉट के लिए कितना सुरक्षित है। आर्टेमिस 1 का सफर 42 दिन 3 घंटे 20 मिनट का है। सफर पूरा करके ये धरती पर वापस लौट आएगा। आर्टेमिस 1 कुल 20,92,147 किलोमीटर का सफर तय करेगा। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद आर्टेमिस 1 वहां कुछ सैटेलाइट्स भी छोड़ेगा और फिर खुद को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित कर लेगा। वहां से कुछ अहम जानकारियां इकट्ठा करने के बाद आर्टेमिस 1 के टॉप पर लगा ओरायन कैप्सूल धरती पर वापस आ जाएगा। यही वो कैप्सूल है जिसमें बैठकर आने वाले वक्त में एस्ट्रोनॉट चांद का सफर तय करेंगे। आगे नासा की योजना साल 2024 में आर्टेमिस 2 को लॉन्च करने की है। आर्टेमिस 2 में कुछ अंतरिक्ष यात्री भी होंगे। ये अंतरिक्ष यात्री चांद के ऑर्बिट में घूमकर वापस आएंगे। हालांकि ये चांद की सतह पर कदम नहीं रखेंगे। 2025-26 में नासा आर्टेमिस 3 को रवाना करेगा। इसमें अंतरिक्ष यात्री भी शामिल होंगे। ये अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर कदम रखेंगे।
नासा की योजना आर्टेमिस 3 को चांद के साउथ पोल पर उतारने की है। यहां पर अंतरिक्ष यात्री चांद पर पानी और बर्फ की मौजूदगी पर शोध करेंगे। अगर ये मिशन पूरी तरह कामयाब रहा तो चांद पर एक बार फिर इंसानी कदमों की छाप दिखेगी और ये कामयाबी विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए नासा, देखिए एक बार फिर से आपको बता दें कि हिस्ट्री रचने की तरफ एक और कदम आगे बढ़ा चुका है, क्योंकि नासा ने मून मिशन आर्टेमिस 1 को तो लॉन्च कर ही दिया है। उसी की तस्वीरें हमने आज आपको दिखाई। अदिति, चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इंडोनेशिया के बाली में चल रहे G20 सम्मेलन का आज दूसरा और आखिरी दिन है। G20 में प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति का परचम साफ साफ दिख रहा है। दुनिया के बड़े नेताओं से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात हुई। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और स्पेन के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत हो रही है। इससे पहले आज सुबह बाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 नेताओं के साथ मैंग्रोव वनों का दौरा किया और पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। चूंकि मैंग्रोव ऐसे पेड़ या झाड़ियां होते हैं जो समुद्र के किनारे खारे पानी में उग जाते हैं, इसलिए दुनिया में पर्यावरण के संरक्षण में इनकी अहम भूमिका है। भारत मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल हो गया है, जिसमें इंडोनेशिया और UAE पहले से ही शामिल थे। भारत में भी 5000 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव की 50 से अधिक प्रजातियां हैं। देखिए तीसरी तस्वीर। G20 में शिरकत करने वाले राष्ट्र अध्यक्षों की पत्नियां हैं, जो अपने पतियों के व्यस्त कार्यक्रमों के बीच आपस में एक दूसरे से गर्मजोशी से मुलाकात करती नजर आई। इंडोनेशिया की कला और संस्कृति से परिचित होती नजर आई ये महिलाएं। इस दौरान बच्चों ने अपनी नृत्य कलाओं से सभी को मोहित कर दिया, तो महिलाओं का समूह बेहद मधुर पारंपरिक वाद्य यंत्रों को बजाकर सभी मेहमानों का मनोरंजन करता नजर आया। G7 के दौरान अब देखिए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के शिखर सम्मेलन G20 में भारत की मौजूदगी न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्ज करवाई, बल्कि इस सम्मेलन में भारत एक अहम शक्ति बनकर सबके सामने उभर कर सामने आया है। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की है। उसकी तस्वीरें देखिए। ये इंडोनेशिया के बाली में जुटे दुनिया के 20 सबसे बड़े ताकतवर देशों के बीच एक नई महाशक्ति के उदय की दस्तक है। G20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें बताती हैं कि दुनिया में भारत का अब कितना दम है। G20 समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। मौका था G20 समिट के बाद हुई डिनर पार्टी का, जब प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग एक दूसरे का हाथ पकड़कर बातें करते दिखे। गलवान हिंसक झड़प के बाद यह पहला मौका था जब दोनों नेता आमने सामने थे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों नेता गर्मजोशी से एक दूसरे से मिल रहे थे। इससे पहले दोनों नेताओं की मुलाकात 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई थी, जब वहां SCO समिट का आयोजन हुआ था। हालांकि उस समय दोनों नेताओं के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। G20 समिट के दौरान PM मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात भी ऐतिहासिक रही। समिट के दौरान जब सभी नेता मंच पर मौजूद थे, तब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए खुद आगे चलकर आए और इन दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बात हुई। G20 के मंच पर अलग अलग सत्र में हिस्सा लेने के बाद PM शाम में भारतीय समुदाय के बीच भी पहुंचे, जहां वो अलग अंदाज में नजर आए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के दरमियान पूरी दुनिया को संकल्प से सिद्धि का संदेश दिया। आज भारत बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और उन्हें प्राप्त करने के लिए भी पूरी मेहनत कर रहा है। संकल्प से सिद्धि का यही मंत्र आज 21वीं सदी के नए भारत की प्रेरणा बना हुआ है।
खास बात यह है कि अगले साल 2023 में भारत G20 समिट की मेजबानी करेगा और उस समय भारत में भी इसी तरह दुनिया के 20 बड़े देशों के नेता इकट्ठा होंगे, जैसे इस वक्त इंडोनेशिया में है। और ये भारत के लिए गौरव की बात है। बाली से गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बता दें आपको, प्रगति मैदान में दुनिया का मेला लगा है, यानी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर शुरू हो चुका है और आज उसका तीसरा दिन है। तो हमारी संवाददाता नवजोत प्रगति मैदान से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीधा उन्हीं के पास चलते हैं और जानते हैं उनसे कि वहां का नजारा कैसा है। नवजोत, क्या चल रहा है आज प्रगति मैदान में? ट्रेड फेयर के दौरान जो प्रदर्शनियां लगी हुई है, उनमें कौन सी सबसे खास प्रदर्शनी है? देखिए अदिति, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, दो चीजें। आज तीसरा दिन है, मैं यहाँ पर आई हूँ 19 तारीख को, यानी कि शनिवार को आम लोगों के लिए ट्रेड फेयर खोल दिया जाएगा। उससे पहले बिजनेस के लिए फिलहाल इतने दिन रखे गए हैं। लेकिन जो कलर मैं आज आपको दिखाऊंगी, मैं जानकारी तो दूंगी आपको यहाँ से कि क्या क्या चीजें आप यहाँ से ले जा सकते हैं, क्या क्या चीजें देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि अगर आपके पास वक्त कम है और आप चाह रहे हैं कि आप एक ही दिन में पूरा ट्रेड फेयर घूम लें, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल, लेकिन वो सारी चीजें आपको एक जगह मिलेंगी और वो है खादी पेविलियन, जहां 250 स्टॉल्स लगे हैं। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक आपको हर चीज हिंदुस्तान की वहां नजर आ जाएगी। लेकिन जो रंग है वो दिखाना जरूरी है। झारखंड पेविलियन के बारे में मौजूद हूँ। कुछ ट्राइबल बैंड हमारे साथ इस वक्त है। आप लोग कहाँ से आए हैं? झारखंड से। और आपके बैंड का नाम क्या है? हम लोग का भारतीय लोक कल्याण रतन नायक। हम लोग का झारखंड में दमकच से नृत्य के साथ शादी ब्याह का स्वागत होता है। जी चलिए फिर हो जाए शुरू। ये रंग देखिए अब आप यहाँ का, झारखंड का ट्राइबल बैंड, और यहाँ पर इनके तमाम कलाकार मौजूद हैं जो यहाँ पर आए हैं परफॉर्मेंस के लिए। मैं थोड़ा सा परफॉर्मेंस आपको दिखाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको मिनी इंडिया की झलक भी दिखाऊंगी उस एक पंडाल में जहाँ पर आपको मिनी इंडिया नजर आएगा। मिनी इंडिया की झलक हम ट्रेड फेयर से देख रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत नजारा है। जहां पर आपके पास अगर वक्त कम है तो आप उस पंडाल का नजारा, आप उस पंडाल में जाकर हिंदुस्तान से रूबरू हो सकते हैं, हिंदुस्तान की संस्कृति से रूबरू हो सकते हैं। चरखा आपका स्वागत करेगा यहाँ पर, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट शुरुआत होगी जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की ये वो महिलाएं हैं जिनको यहाँ बुलाया गया। आप लोग कहाँ से आए, कौन से इलाके से हैं? बड़गाम से। बड़गाम से आए। क्या क्या बना रही है यहाँ पर? पश्मीना। ये पश्मीना जी। ये कौन सा क्लॉथ है, कौन सा कपड़ा है ये? ये पश्मीना। पश्मीना। और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई कौन सी हो रही है? सोजनी। जी हाँ। ये देखिए, ये पश्मीना थ्रेड्स हैं और इन्हीं से यहाँ पर कढ़ाई भी होगी और यहाँ पर चरखे से इसी का धागा बुना जाता है। जी अदिति, ये बताइए कि पश्मीना जो है, वैसे तो कहा जाता है कि बहुत महंगा मिलता है, लेकिन क्या ट्रेड फेयर में जाने पे आम लोगों को कुछ दाम में क्या कहते हैं किफायत मिलेगी, कुछ सस्ता मिलने के चांसेस भी होते हैं? क्या ऐसे ट्रेड फेयर में जब स्टॉल्स लगते हैं तो क्या हमें प्राइसेस में थोड़े कम मार्जिन दिखते हैं?
देखिए, अगर आपको ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करनी, मैं वापस से वही बात करूंगी कि आप अलग अलग स्टॉल्स में जाएंगे तो हो सकता है आपको बार्गेनिंग करनी पड़े, लेकिन जब आप खादी इंडिया के स्टॉल में आते हैं तो यहाँ पर नॉर्मली रेट्स फिक्स रहते हैं। यहाँ पर ज्यादा बार्गेनिंग करने की आपको जरूरत नहीं होती है। गांधी जी की प्रतिमा के साथ आपका स्वागत होगा। और एक और खूबसूरत चीज आपको दिखाती हूँ, आइए जरा मेरे साथ। आई लव खादी। और यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। फिलहाल ये मेरी सेल्फी मोदी जी के साथ हो रही है, लेकिन यहाँ का एक कलर आपको दिखाना बहुत जरूरी है। प्लीज डू नॉट मिस। जो भी यहाँ आ रहा है ट्रेड फेयर में, वो इस रंग को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करे। ये है गुजरात के कच्छ से आई हुई वो महिलाएं जो दूर दराज के कच्छ का वो वर्क यहाँ पर लेकर आई है, जो शायद आपको कहीं और नजर ना आए। क्या नाम है? कौरा। कहाँ से आ रही? कच्छ से। कच्छ से आई। हाँ। क्या क्या लेकर आई है? ये सब लेके आया सामान, गले का, बेडशीट, स्टॉल, चादर, दुपट्टे। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है यहाँ का कच्छ वर्क, जिसके पैचेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर आपको छोटे छोटे की रिंग्स नजर आ जाएंगे। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। क्या नाम है आपका? कविता। हाँ? कविता। कविता। हाँ। तो कविता, क्या क्या कर लेती हैं आप? ये सब मोती का हैंडवर्क सब कर लेते हैं। ये कढ़ाई आपने की है? हाँ, सब हमने किए। कितना वक्त लगता है इसको बनाने में? ये अलग अलग, जैसा अलग अलग, ये मोती का है 1 दिन लगता है कि बड़े बड़े में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हार बनाने में कितना वक्त लगा, ये हार हमको दिखाइए। हाँ, ये एक बनाने में 1 दिन लगता है। 1 दिन लगता है एक बनाने में। 1 दिन लग जाता है। और इसकी कीमत क्या है? ये 150 के, 150, 150। 150 अदिति शगुफ्ता, बहुत ज्यादा नहीं है। आपका नाम क्या है? वीरा। वीरा, आपका नोज पिन तो बहुत अच्छा लग रहा है। नवजोत, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जब वापस आएंगी ना तो कुछ ना कुछ शॉपिंग करके आप वापस जरूर आने वाली हैं। एक और चीज मुझे ये बताइए कि केरल और यूपी का स्टॉल्स जो है वो भी काफी फोकस में है यहाँ पर, उसमें क्या कुछ खास है, दिखा सकते हैं क्या? वर्क जरूर दुनिया को नजर आए। ये है हमारे रूरल इंडिया की वो कला, जो पहली बात तो हम लोग वोकल है इस लोकल के लिए, और यहाँ से ये ग्लोबल पहुंचनी चाहिए। जी नवजोत, ये मुझे एक बात याद आई। आपने मुझे बताया था कि कच्छ से जो रिलेटेड वर्क है ना, उसको कच्छी वर्क कहा जाता है। मुझे लगता है कि जब आप वापस आएंगी ना तो ढेर सारी शॉपिंग करके आने वाली हैं। एक और चीज कि केरल और यूपी का पवेलियन भी काफी फोकस में है यहाँ पर ट्रेड फेयर में, उसमें क्या कुछ खास है वो बताइए जरा। देखिए, केरल और यूपी जाने का मुझे वक्त ही नहीं मिला, क्योंकि मैं खादी से ही बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। मैं आपको खादी की एक और चीज खास बताती हूँ। जब हम बात करते हैं से नो टू चाइना, हम कह तो देते हैं, नारे बहुत से होते हैं, लेकिन जब तक हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को उतना मजबूत नहीं करेंगे, चाइना के कंपटीशन में खड़ा नहीं करेंगे, तब तक हम चाइना को नो नहीं कह सकते। वो चीज आपको यहाँ पर नजर आएगी। टूथब्रश ऐसे जो कि लकड़ी से बने हुए हैं, वो विकल्प आपको नजर आएगा। लाइट्स आपको नजर आएंगी, ऐसी लाइट्स जिनको आप चाइनीज लाइट को बिल्कुल भूल जाएंगे, और बहुत महंगी नहीं है, 200 से 250 के बीच में आपको वो लाइट्स मिल जाएंगी। जी। मैं आपको नजारा दिखाती हूँ यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग, स्पेशली अगर मैं इस कला की बात करूं, ये बंगाल से आए हैं, बंगाल की मीनाकारी। ये जनाब अकेले ऐसे हैं जो इस कला को अभी तक सहेज के रखे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधुमय मुखर्जी। मुखर्जी साहब, बताइए कितना वक्त लगता है इसको बनाने में? ये टाइमिंग ज्यादा लगता है, इसलिए ये टोटली हैंडक्राफ्ट है और ज्वेलरी वर्क है, इसलिए ज्यादा टाइम लगता है। मैं अगर सरल भाषा में पूछूं, ये बैंगल्स बहुत खूबसूरत हैं, इनको बनाने में कितना वक्त लगा है? 16 पीसेस बनाने में आपको 1 दिन पूरा लग जाएगा। हमको 4 सेट बोलता है, तो 16 पीस आपको बनाने में पूरा दिन लग जाए एक लेबर को। और इसका कलर वगैरह तो खराब नहीं होता? ये पानी में डाल के रखिए तो पक्का मीना हट जाएगा नहीं।